हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ़िलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। थोड़ा पहले इस तरीके से देख लेते हैं, कूट हम बाद में देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। फिलहाल लास्ट में आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है आपका। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है। कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। देखो बेटा, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी होती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। मूल समाधानों के बारे में बेटा कौन सोच सकता है, सृजनात्मक वाला सोच सकता है आपका। ठीक है। और प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं आपके, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। यानी कि ए का क्या हो गया आपका, ए वाले का हो जाएगा 4 और बी वाले का अभी मैंने देखा नहीं है, सी वाले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेटा। ठीक है। इसी तरीके से अधिगम आवश्यकता में क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह में क्या होती है, कमी होती है, यानी कि पहला आ जाएगा। डी वाला बचा तो लास्ट क्या है, अवधान कमी अति सक्रियता, यानी कि आसानी से विचलित हो जाना, यानी कि तीसरा इसमें आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा देख लीजिए आप, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कि वे विभिन्न बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तब। देखो बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन कहता है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तब वो सीखेंगे बेटा, या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता रहता है इसलिए वो तब सीखेंगे जल्दी। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करेंगे तब वो सीखेंगे, या वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखो बेटा, बच्चा सीखेगा कब, वो भी मैं बताता हूँ। जब तक हम ऑप्शन काटते हैं उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। ऑप्शन काटना आपको ज़रूर सीखना है। देखो, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की केवल नकल करेगा। नकल करने से बच्चा प्रभावी रूप से नहीं सीख पाएगा। मैंने बताया था शब्द याद मिल जाए आपको, ऑप्शन काट दीजिए, आप लोग पढ़ना ही नहीं है आपको। 2 ऑप्शन कट गए। फिर शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उन्हें लताड़ता है, मारता है, मतलब उन्हें नियंत्रित करता रहता है। बिल्कुल शांत बैठ जाओ, इधर मत देखो, उधर मत देखो। तो यहाँ पर बच्चा अच्छे रूप से नहीं सीख पाएगा, तो ये भी कट गया। तो काटने वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आंसर तक हम खुद पहुँच गए। ये वे क्या है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखो, जब बच्चा सक्रिय रूप से खुद भाग लेगा, यानी कि वो टीचर से डरता नहीं होगा, आपस में एक दोस्त की तरह रहते होंगे। जब भाग लेगा तो खुद अवलोकन करेगा, यानी कि बच्चा खुद कर कर सीखेगा, तो वहाँ पर अच्छा प्रभावी रूप से अधिगम होगा। देखो, जो बच्चे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग या हिस्सा लेंगे वे किसी भी विषय को प्रभावी रूप से सीख सकते हैं, जबकि इसके विपरीत ऐसे बच्चे जो केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार की होने वाली गतिविधियाँ एवं कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, वे अपेक्षाकृत प्रभावी तरीके से बेटा नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, वो डरते रहते हैं कहीं ना कहीं टीचर से। और हो सकता है टीचर भी बच्चों को, जैसे कि ये वाला ऑप्शन दे रखा था, कि नियंत्रित करता होगा, है ना। अतः बच्चों को इन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए बेटा, पूछने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हो सकता है पूछने के लिए हतोत्साहित, देखो बेटा हतोत्साहित नहीं करना चाहिए आपको, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो देखो, मैंने कुछ भी नहीं करा है और आप आंसर काट काट के अपने आंसर तक बेटा पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। देखो, बच्चों के संपूर्ण विकास एवं रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा का वातावरण बेटा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के सोचने की शक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को क्या करे बेटा, अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए क्या करे, प्रोत्साहित करे। अब बच्चों को आप डराते रहेंगे तो बच्चा ना तो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और रोकेंगे तब भी, तो यहाँ पे बेटा अधिगम नहीं हो पाएगा बच्चे से। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक का मतलब समझ रहे हैं ना, बाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, एक सक्रिय एवं सामाजिक सक्रिय प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय, देखो खत्म, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। देखो,
वाइगोस्की कहते हैं कि उनका पासवर्ड क्या है बेटा, सामाजिक अंतःक्रिया। और बच्चे कैसे सीखते हैं, प्याजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं अनुकूलन करके, यानी कि सक्रिय अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, यानी कि वो सक्रिय रहते हैं। जैसे संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक बेटा प्रक्रिया है, जो कैसा होता है, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ये व्यक्तित्व के विकास में सहायता होती है और इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है बेटा। तो सक्रिय भी है और सामाजिक भी है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी को क्या होता है, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ठीक है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। देखो अब आप लोगों को ऑप्शन काटना आ गया होगा अच्छे तरीके से। कहता है कि का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ऐसे नहीं है। निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए भी प्रयास करना बंद कर देते हैं। देखो कट रहे हैं, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, सब कट गया, एक ही बचा आपका। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरक हो जाते हैं। जब छात्र और शिक्षक के बीच में बेटा सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाएगा आपका, तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने के लिए उत्सुक होंगे, नहीं होंगे, डरेंगे थोड़ी ना, बेझिझक क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीटेट का और इम्पॉर्टेंट भी है आपका कि बच्चों की गलतियाँ हमेशा याद रखना है। बच्चों की गलतियाँ बेटा अधिगम का हिस्सा होती हैं, बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है, अधिगम का हिस्सा होती है, अधिगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो गलतियों पर ना तो बच्चों को मारना है ना लताड़ना। कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बेटा महत्वहीन नहीं है, ये मत भूलना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं बेटा। अधिगम प्रक्रिया का वे भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोगों में वे सफल तथा कुछ में असफल होते हैं। उसे वे शिक्षक व अपने माता पिता से समझने का प्रयास करते हैं एवं उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं। और इस प्रकार बच्चों की जो गलतियां होती हैं अधिगम प्रक्रिया का क्या होती हैं बेटा, भाग होती हैं तथा उनके विचारों को अंतर्दृष्टि भी देती हैं, है ना। को दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एक ऑप्शन काट काट कर बता रहा हूँ कि कैसे करना है और एक एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। डबल डबल फायदा आपका। मूल्यांकन को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखो मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर केवल आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं भैया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल बेटा। ये क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये देखो केवल शब्द आ गया, पढ़ना ही नहीं है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अब समझ लीजिए, मैंने तो फिलहाल आपको ऑप्शन काट कर दिखा दिए हैं। अब आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा। देखिए मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होती है, तो आपको पता है। मूल्यांकन के तहत बच्चों द्वारा पूर्व में सीखे गए विषयों तथा तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तथा इसके आधार पर बच्चों की प्रगति व कमियों को दूर करके योजना बेटा बनाई जाती है। समझ गए बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, प्रीवियस ईयर का भी है ये आपका। और लेकिन बस इसका एक चेहरा बदल गया, लेकिन ये इसका क्वेश्चन जो है हर बार आता है संज्ञान और संवेग से आपका। कहता है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। कहता है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। देखो ये ऑप्शन तो वैसे भी आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण हमेशा संबंधित होते हैं। संज्ञान संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल बेटा। संज्ञान संवेग जो होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, गलत। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, ये भी ठीक है, अरे अलग नहीं है। लेकिन हमारा जो उत्तर है वो होगा हमारा संज्ञान और संवेग। कैसे होगा ये समझ लीजिए बेटा। देखो संज्ञान एवं संवेग परस्पर क्या होते हैं, संबंधित। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि इस स्थिति में जब बालक को संज्ञान होता है कि पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसमें कुंठा, निराशा एवं द्वेष आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है, जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के रूप में प्रकट होता है। जैसे आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता होगा जब, है ना।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर कहता है कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। देखो, अगर आप जितनी भी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन है सभी को आप नोट करके दोगे और बच्चा ब्लैक बोर्ड से उतार लेगा, तो यहाँ पे बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, केवल नकल कर रहा है। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करेंगे। केवल एक ही तरह के उत्तर, यानी कि अभिसारी उत्तर की बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थी कर, देखो मैंने बताया था कंठस्थ आ जाए ऑप्शन काट दीजिए। देखिए, मैं आंसर अगर मुझे नहीं भी पता है और मुझे क्वेश्चन को आंसर को काटना आता है ऑप्शन को, तो मैं अपने आंसर तक आराम तक पहुंच जाऊंगा। भले ही मैंने एक ऑप्शन काटा हो या 2 ऑप्शन काटे हों, तो 50-50 तो हो जाएगा ना। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं तुक्का लगा दूंगा 150 में से पास तो हो ही जाऊंगा, अगर वो भी ट्रिक को अपनाएंगे तो 2 ऑप्शन तो उनके वैसे भी कट जाएंगे, तो आराम से कर सकता है बंदा, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कहता है वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल होता है, निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी कि वे विधियाँ बताना है जिसमें विद्यार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होता है। कहता है परंपरागत विधि, अंतर्व्यक्तिक विधि, निगमनात्मक या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है बेटा, तो 30 का आपको बताना है। देखो, जो परंपरा से जुड़ी हुई है वो नहीं हुई, अंतर्व्यक्तिक खुद के विचार नहीं दूसरों के विचार में आ जाता है, ये भी कट जाएगा। निगमनात्मक तक यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, तो नियम से उदाहरण भी आपका नहीं होगा। तो एक ही बचता है अधिगमकर्ता केंद्रित। क्यों? अधिगमकर्ता केंद्रित में क्या होता है बेटा कि बच्चे को ही सर्वे सर्वा समझा जाता है। क्या समझा जाता है? यानी कि वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल या प्रयास शामिल होती है अधिगमकर्ता विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र में रखा जाता है, बालक के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें बच्चे को ही सर्वे सर्वा समझा जाता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं शिक्षण से लेकर गतिविधियाँ वगैरह सब बच्चे के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो कितना स्कोर किया आपने ज़रूर बताएं।